आईपीओ की बुल रैली में आकर गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचो और ये मिथ निकाल दो कि आपको हर आने वाला आईपीओ प्रॉफिट ही देगा। कई बार ऐसा होता है कि आईपीओ में भी आपको अच्छा खासा लॉस हो जाता है। अब आपको पेटीएम के आईपीओ के बारे में याद होगा। जो इश्यू प्राइस में वो लॉन्च हुआ था, आज उससे वो 69% डाउन चल रहा है। या फिर जोमेटो का आईपीओ ले लो, जो अपने इश्यू प्राइस में लॉन्च हुआ था, आज उसका 59% वो डाउन चल रहा है। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में फिर से एक बार लॉस मेकिंग कंपनी का आईपीओ आने वाला है। अब जोमेटो, पेटीएम, मामाअर्थ, ये सब लॉस मेकिंग कंपनी थी जो लॉस में होने के बाद भी अपना आईपीओ को मार्केट में लाई। अब ऐसी ही एक कंपनी है जो जल्दी ही अपना आईपीओ लाने वाली है। वो कंपनी है ओला, जो 2024 के शुरू मंथ में अपना आईपीओ मार्केट में लाएगी। अभी कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, लेकिन ये आईपीओ कभी भी आ सकता है। हाँ, ये आईपीओ लोकसभा इलेक्शन के पहले से आएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि इनके आईपीओ लाने का क्या रीज़न है। अब आपको बता दूं कि कंपनी के पास टोटल 1100 करोड़ रुपए बचे हैं, जो इजीली 4 से 5 महीने तक चल जाएंगे। और तो और इस कंपनी के हर महीने की बर्निंग 250 करोड़ रुपए की है। अब जो कि सिर्फ इनके पास 1100 करोड़ की फंडिंग बची है, तो इनको और फंड रेज करना है, जिसकी वजह से ये अपना आईपीओ मार्केट में ला रहे हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि ओला फंडिंग के लिए अपना आईपीओ भी क्यों ला रही है? वो वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर कोई भी इन्वेस्टर से पैसे इन्वेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? अब इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अभी फंडिंग विंटर चल रहा है। मतलब कोई भी कंपनी को फंड मिलना इतना इजी नहीं है। इसलिए ओला अब अपने फंडिंग के लिए आईपीओ ला रही है, ताकि वो अपना फंड रेस कर सके और आगे अपना खर्चा चला सके। अब इस आईपीओ में हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं और वो पैसा कंपनी यूज करेगी। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ओला के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? अगर करना चाहिए तो फिर क्यों, और नहीं करना चाहिए तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए? अब आपको यही सब रीजन इस वीडियो में जानने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। और इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ओला के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो वीडियो में वापस आते हैं। अब ओला कंपनी की शुरुआत 2010 में भावेश अग्रवाल और उनके दोस्त अंकित भाटिया ने की। टाइम के साथ ये ओला का बिजनेस चल रहा था और ये करते करते 2015 में उन्होंने टैक्सी फॉर श्योर को 7000 करोड़ में एक्वायर कर लिया। अब इसके बाद ओला प्रॉफिटेबल कंपनी भी बनी। अब टाइम के साथ इसमें उतार चढ़ाव आते गए। अब मैं ये शॉर्ट समरी आपको ओला की बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत कैसे हुई। अब ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2020 में अनाउंस हुआ, जहां एक साल में ओला ने बहुत अचीवमेंट कर लिए। जहां ओला की कंपटीशन ईथर जैसी कंपनी 8 साल से इस फील्ड में थी और इतने साल के बाद भी उनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब वो अपनी गाड़ियों को मार्केट में नहीं लॉन्च कर पा रहे थे। वहीं ओला सिर्फ 1 साल में गाड़ियां बना दी और ओला के पहले ही दिन 1 लाख से भी ज्यादा बुकिंग हो गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ओला ने ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया और कैसे ओला इतने कम टाइम में इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो ओला ने नेदरलैंड की बैंकरप्ट कंपनी इटर्गो को $4 मिलियन में एक्वायर किया था। अब ये कंपनी का काम था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना, जो नेदरलैंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती थी। अब ओला ने इसकी डिजाइन्स को और इसके जो व्हीकल्स बनाने के राइट्स हैं वो सबको अपने पास ले लिया था और इंडिया में भी सेम इटर्गो जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर दी। अब शुरू में जब ओला आई तो इसका बहुत ज़्यादा क्रेज था, क्योंकि ओला लुक वाइज अच्छी थी और इलेक्ट्रिक स्कूटर सेक्टर में इसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था और लोगों को इसका प्राइस भी वर्थ इट लगता था। इसलिए ओला ने इतनी जल्दी से मार्केट को कैप्चर कर लिया। लेकिन अब टाइम के साथ आपने भी ये न्यूज़ सुना होगा कि ओला बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करने लगी थी। अब ऐसे कितनी न्यूज़ सामने आई जहां आपने ये भी सुना होगा कि ओला की गाड़ियां जल गई या फिर ओला की गाड़ियां अचानक बंद हो गई। कभी कभी तो बिना कुछ करे गाड़ियों में से धुआं निकलने लगता था। अब ये सब का मेन रीज़न है इंडियन क्लाइमेट। अब याद करो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि ओला इतनी जल्दी इसलिए इस फील्ड में सक्सेसफुल हो गई क्योंकि ओला ने नेदरलैंड की कंपनी इटर्गो को ले लिया था। अब जबकि ये सब जो ओला की गाड़ियां बन रही थी, ये सब इटर्गो ही बना रही थी और इंडिया और नेदरलैंड के वेदर में बहुत फर्क है। ये सब जो गाड़ियां बन रही थी, ये नेदरलैंड के वेदर के हिसाब से परफेक्ट थी, क्योंकि वहाँ हीट नहीं होती थी, न ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस होते थे। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ गर्मी, सर्दी, बारिश बहुत अच्छे से होते हैं। इसलिए यहाँ की धूप ओला की गाड़ियाँ नहीं झेल पाई और ओला बर्निंग की इतनी ज़्यादा न्यूज़ सामने आने लगी।
अब यही सब प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ओला की सेल्स कम हुई और बजाज और ईथर जैसी कंपनीज आगे आईं। अब ये सब प्रॉब्लम्स और न्यूज़ सुनने के बाद एक क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि क्या हमें ओला के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब ये डिसीज़न तो आपका ही होगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। आप बस अच्छी और बुरी बातें जान लो कि क्या क्या हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने से। तो पहले इसमें नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ बात करते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स ही सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहले अगर हम इसका रेड फ्लैग देखें तो वो है फाउंडर्स। अब भावेश अग्रवाल और अंकित भाटिया ने अपनी कंपनी की शुरुआत की, लेकिन कंपनी डिसीजंस लेने में अंकित भाटिया को राइट्स नहीं थे और फाउंडर्स के बीच काफ़ी अनबन होती थी। इस वजह से अंकित भाटिया ओला से अलग हो गए। इसके अलावा दूसरा रीज़न है इसमें इन्वेस्टमेंट ना करने का, वो है एट्रीब्यूशन रेट। अब ओला का एट्रीब्यूशन रेट है 45%। मतलब अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 में से 45% एम्प्लॉय अपनी जॉब को छोड़ देते हैं ड्यू टू वर्कलोड और अनवांटेड टारगेट देना और प्रेशर करना। ये सब रीजंस की वजह से एम्प्लॉयज टिक नहीं पाते। अब ये 2 पॉइंट्स में हमें इस कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम दिखता है कि इस कंपनी का कितना बुरा मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये मैनेजमेंट सिस्टम खराब होना सबसे बड़ा इशू है कंपनी को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट इसका पॉइंट देखें तो वो है इन्वेस्टर्स प्रेशर्स। अब ओला ने इतना फंड रेस कर लिया था कि इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट के लिए कंपनी में प्रेशर डालते थे, और इस रीजन की वजह से कंपनी कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाती थी। सिर्फ इन्वेस्टर्स की जेब बनने के लिए और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखने के लिए वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते थे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है ओला का अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व होना। तो अब ओला कैब, ओला फूड, फाइनेंशियल सर्विसेज, ओला स्कूटर जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ, और ओला कार्स और ग्रोसरी डिलीवरी, और न जाने ऐसे इनके कितने बिजनेस है जिसमें इनकी इन्वेस्टमेंट तक है। अब भावेश भाई ने अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा स्प्रेड करके रखा है कि वो अपने एक बिजनेस में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, और इनके जितने भी बिजनेस है सब लॉस में चल रहे हैं। अगर इनका बिजनेस प्रॉफिट में होता और उसके बाद ये दूसरा बिजनेस में जंप करते तो ये चीज़ थोड़ी समझ आती, लेकिन एक बिजनेस जब ऑलरेडी लॉस में चल रहा है और उसके अलावा भी ये बिजनेस पे बिजनेस कर रहे हैं तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो इस साल का इस कंपनी का प्रॉफिट है 2630 करोड़ रुपए, लेकिन अब हम इसके लॉस की बात करें तो इसमें है 1472 करोड़ रुपए का लॉस, जो कि लॉस इसका 50% प्रॉफिट से भी ज़्यादा दिखता है। अब इस पॉइंट को भी हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी अब बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आपको ओला की गाड़ियाँ चाहिए तो कम से कम 1,20,000 से इसकी गाड़ियाँ स्टार्ट होना चालू हुई है। अब पहले तो ठीक था, लेकिन अब ये प्राइस में आपको चेतक और ईथर जैसी गाड़ियाँ भी मिल जाएगी। अब ये सब पॉइंट्स में अगर हम एक और लास्ट पॉइंट कंसिडर करें तो वो है भावेश अग्रवाल जी की सैलरी। अब ये खुद 6 करोड़ रुपए पर एनम सैलरी लेते हैं और इनका वेरिएबल पे 3 करोड़ पर एनम का है। अब एज अ फाउंडर अगर आपकी कंपनी लॉस में है और ये सब देखकर भी आप सैलरी लेते हो तो ये कंपनी के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स को हम ज़रूर कंसिडर करना चाहिए इसके आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब हम अगर आपको इसके पॉजिटिव साइड्स दिखाएं तो आपको पता ही है कि इंडिया में ईवी सेक्टर का क्या फ्यूचर होने वाला है। मतलब आने वाले टाइम में ईवी मार्केट फटने वाला है। मतलब इतना ज़्यादा ग्रो करेगा ये मार्केट कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब अभी हम देखें तो ईवी इमर्जिंग मार्केट है, मतलब अभी बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करना बाकी है इस फील्ड में। हम अगर ईवी बाइक्स की बात करें तो सिर्फ 4.5% बाइक्स मार्केट में कैप्चर हुआ है। मतलब कितना बड़ा स्कोप है आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो। और अगर हम कार सेक्टर की बात करें तो अभी तो सिर्फ 1.2% कार्स का मार्केट इस सेक्टर में कवर हुआ है। अब इसमें फ्यूचर तो बहुत है, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा बहुत कंपनीज उठाएंगी, ना कि सिर्फ ओला, क्योंकि ओला सिर्फ अकेले इस फील्ड में नहीं है। यहाँ कितनी ऐसी स्कूटर बनाने वाली कंपनीज है जो फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ कर सकती हैं। अब कौन सी कंपनी अच्छी होगी और कौन सी बुरी होगी ये तो आप ही डिसाइड करोगे, और ये कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो ही डिसाइड कर पाएंगे। और अगर इन केस हम ओला की बात करते हैं तो ओला अगर अपने मैनेजमेंट सिस्टम को या फिर अपने जो भी पॉइंट्स मैंने बताया उन सब चीज़ों में काम करेगी तो मे बी फ्यूचर में ओला अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर अभी हम इसकी करंट सिचुएशन की बात करें तो ये ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और लॉस मेकिंग कंपनी है कि जितने भी पुराने आईपीओ आ चुके हैं उन सब का रिकॉर्ड्स भी आप देख सकते। अब ओला के केस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं, ये आइडिया आपको इस वीडियो को देखकर मिल ही गया होगा। सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि आईपीओ की बुल रैली में आकर गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचो, और ये मिथ निकाल दो कि आपको हर आने वाला आईपीओ प्रॉफिट ही देगा।
कई बार ऐसा होता है कि आईपीओ में भी आपको अच्छा खासा लॉस हो जाता है। इसलिए किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके मैनेजमेंट सिस्टम को और कई सारे फैक्टर्स को जान लो। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.